नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहद ज़रूरी होती है। क्योंकि अक्सर हम इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर प्रकार के अपने जो ऊपरी तौर पर अपने आप को ठीक रखने का प्रयास तो करते हैं, जैसे अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा रहन सहन, सुख सुविधाओं से भरपूर हमारी ज़िंदगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम दरकिनार करते हैं अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती को। क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती बाहरी चकाचौंध से नहीं बल्कि अंदरूनी मजबूती से आती है। और ये तंदुरुस्ती आपकी आप ही के प्रयास से भरपूर हो पाएगी। क्योंकि जब आप अपने शरीर को व्यायाम करवाएंगे, अपने शरीर को योग करवाएंगे, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, भोजन में आपको क्या कुछ लेना है वो सारी चीज़ें आप करेंगे, तभी आप अपने आप को तंदुरुस्त और निरोगी रख पाएंगे। क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र, वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में आपको बताई जाएंगी। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको किसी अन्य दवाइयों के बारे में ना बताकर, बल्कि आपको प्रकृति से जो हमें औषधियाँ मिलती हैं, जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी दी जाती है। और इससे भी बड़ी विशेषता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी आपको औषधि या जड़ी बूटी के लिए अब आपको किसी पर्वत पर नहीं जाना है, कोई संजीवनी पर्वत पर नहीं जाना है। केवल अपने आसपास आपके जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं आपके रसोई घर में, आप अपने छोटे छोटे रोगों को घरेलू तौर पर कैसे दूर कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इसीलिए हम आप सभी को इस बात के लिए भी प्रेरित करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख लें, ताकि आपके जहन में उम्र भर वो तमाम चीज़ें बनी रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अनाज और जो जानवर होते हैं उनकी कुछ हम तुलनात्मक बातें हम करेंगे। दूध, जैसा कि हम पहला विषय लेते हैं दूध का। दूध हमें पशुओं से मिलता है और उनका जो दूध होता है वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक ऐसा माना जाता है। लेकिन जिनका चर्चा नहीं होती है वो होता है अनाजों का दूध। जो अनाजों से दूध निकलता है, हालांकि वो मात्रा में कम होता है, लेकिन उस दूध की पौष्टिकता अगर व्यापक उस पर देखा जाए, अगर मापा जाए उसको लैब में, तो उसकी पौष्टिकता बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैं इस तुलनात्मक चीज़ को आपके श्रीमुख से सुनना चाहूँगा कि कैसे जो पशुओं का जो दूध होता है और जो अनाजों का दूध होता है, तुलनात्मक तौर पर कौन सा सर्वश्रेष्ठ होता है? देखिए, गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है जी दूध तो इनको सभी का लेते हैं हम। जी, ये दुधारू पशु हैं सब। हाँ। जी परंतु सबसे श्रेष्ठ दूध तो माना गया गाय का। जी और गाय का दूध 15 किलो और नाज का दूध 1.5 किलो ताकत में बराबर है। जी ये साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी सिद्ध करके दिखा दिया कि सही है। जी अनाजों में सोयाबीन एक ऐसा अनाज है जिससे आप दूध भी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं। यानी जिस रूप में आप चाहिए उस रूप में वो दे देती है। जी परंतु अडम्बना ये है कि हर आदमी को सोयाबीन का दूध बनाने नहीं आता। जी और जो हम आर्टिफिशियल दूध लेते हैं जो डेयरियों में, थैलियों में, इसमें दूध से दुगना तो पानी होता है और केमिकल होता है। बिल्कुल। और आज जो गाय भैंस से किसी पशु के थनों से दूध निकाला वो आपको हफ्ते के बाद मिलेगा। इनको ऐसे कोल्ड स्टोरों में रख के फिर पैकिंग करके देते हैं। ये दूध तो आपको बीमारी पैदा कर सकता है,
रोग मुक्त नहीं कर सकता। जी। ये मैंने अपने नाड़ी परीक्षण में सिद्ध कर दिया। जी। सोयाबीन एक ऐसा अनाज है कि इसको चाहे आप भिगो करके पीस के 100 ग्राम सोयाबीन है तो इसका 1 किलो दूध बन जाता है। जी। और यदि आप भुने पीसने से डरते हैं तो आप सोयाबीन का आटा पसा लें। अब जितना का आपको दूध चाहिए उतना आप पानी रख दें पहले गर्म करने, परंतु पानी जो गर्म करना आपने या तो मिट्टी का बर्तन हो या कलाईदार पीतल का हो या स्टील का हो। अमोनियम के बर्तन में पानी गर्म नहीं करना। जी। और अमोनियम के बर्तन में ना कोई चीज़ खानी चाहिए ना कोई चीज़ पीनी चाहिए। जब पानी आप उबलने लगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा आटा जो आपने सोयाबीन का पिसा रखा उसको डालते जाएं और करछी से या चमचे से उसको हिलाते जाएं। 100 ग्राम आटे से आपका 1 किलो दूध बन जाता है। जी। 2 किलो चाहिए तो 200 ग्राम आटा दूध में घोल के और उबाली देने के बाद इसको छान लें। छानने के बाद जो इसके अंदर से थोड़ा बहुत कचरा निकला वो आटे में मिला के खा सकते हैं या सब्जी मिला के खा सकते हैं, उससे नुकसान कोई नहीं है। और जो आपका दूध बना है ये दूध आपको हफ्ता 10 दिन मुँह नहीं लगेगा, क्योंकि आपने गाय भैंस का या केमिकल वाला दूध पिया है, उसके टेस्ट में इसके टेस्ट में अंतर है। परंतु हफ्ते के बाद आपको दूसरा दूध अच्छा नहीं लगेगा। जी। अब जहाँ पे गाय का 15 किलो दूध काम करेगा वहाँ पे सोयाबीन का 1.5 किलो दूध काम कर जाता है। जी। ताकत में इतना पावरफुल है। यानी इसके अंदर पाचन शक्ति, आँखों की दृष्टि, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों को जल्दी सफ़ेद होने से बचाने के लिए सोयाबीन एक किस्म का अमृत है। परंतु आजकल सोयाबीन में भी बहुत हेरा फेरी हो चुकी है। सोयाबीन से पनीर बनाया जा रहा है, सोयाबीन से मावा बनाया जा रहा है। जी। और सोयाबीन से पकौड़ियाँ ज़्यादा बनाई जा रही हैं। सोयाबीन के पनीर में, मावे में गाय के दूध के बराबरी गुण है। जी। और भैंस के दूध के अंदर मावा तो ज़्यादा निकलेगा, परंतु उसके अंदर भारीपन इतना होता है कि उसको हर आदमी पचा नहीं सकता। जबकि सोयाबीन का और गाय का, बकरी का दूध का जो मावा बनाया वो पचाने में बड़ा आसान है, ये नुकसान नहीं करता। भैंस के दूध का थोड़ा सा मावा आपने ज़्यादा खा लिया तो या तो आपको दस्त लगा देगा या फिर कब्ज कर देगा। जी। परंतु सोयाबीन या गाय के दूध में ये कमियाँ नहीं है। आज मुझे एक बात का थोड़ा सा अफसोस है कि जब किसी को समझाया जाता है कि देखिए सोयाबीन का दूध आप ले सकते हैं, जो आर्टिफिशियल दूध आप ले रहे हैं इसको छोड़ दें तो लाभ ज़्यादा होंगे, तो उनसे जवाब मिलता है ये हमें बनाने नहीं आता। जब उनको बताया जाता है कि देखिए सोयाबीन ला के 1 किलो आप चाहे अपनी मिक्सी से पीस लें, चाहे छोटी चक्की आपके पास उस पर पीस लें, अच्छी तरह पीस करके किसी डब्बे में रख लें। उसके बाद जितना दूध जब आपको चाहिए उतना पानी रखें गर्म करने।
जब आपका पानी उबलना शुरू हो जाए तो उस आटे में से थोड़ा थोड़ा आटा मिलाते जाएं और कड़छी से हिलाते जाएं। घुल जाएगा। 2 उबाली देने के बाद उसको छान लें। आपका दूध जो तैयार हो गया। जी। और जो इसका कचरा बचा है उसको आपने फेंकना नहीं, आटे मिला के खा सकते हो, भी लाभ देगा। कब्ज को तोड़ने के लिए, आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए और मोटापे को घटाने के लिए, दुबले पतले को नॉर्मल करने के लिए सोयाबीन एक किस्म का अमृत है। जी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि सोयाबीन का एक टाइम में आप 150 से 200 ग्राम तक दूध पिए, इससे ज़्यादा नहीं पीना। ज़्यादा पिएंगे तो आपको दस्त लगेगा। जी। क्योंकि पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए, लीवर से ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए, पैंक्रियास से ज़बरदस्ती इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल करने के लिए और गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए सोयाबीन का दूध, सोयाबीन की रोटी, सोयाबीन की कड़ी, सोयाबीन का दही अमृत के समान काम करता है। जी। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत कौर सिद्धू है और मैं बठिंडा से, पंजाब से हूँ। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी पीरियड्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो कि मुझे यहाँ पे आके पता चला। पहले मैंने एलोपैथी दवाई भी खाई थी 3 से 6 महीने तक, पर उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर पहली बार मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सा सिस्टम में बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे ये लोग नब्ज़ देखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं, और मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई भी फ़र्क पड़ेगा। पर इन्होंने मुझे बोला कि आपको 1.5 महीना दवाई खानी है, उसके बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और मैंने 1.5 महीना पूरे परहेज़ से दवाई खाई जैसे स्वामी जी ने बोला था, और मुझे अब काफ़ी आराम है और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। मेरा नाम सोमदेव है। मैं शालीमार बाग में रहता हूँ। 2010 में मेरे को बुखार आ गया था, तो मैं एलोपैथी दवाई खाता रहा, ठीक नहीं हुआ इससे। फिर टीवी में इनका प्रोग्राम मैंने देखा, तो मैं यहाँ पर गुरुजी के आश्रम में आया, तो उन्होंने मेरी नब्ज़ चेक की। कहने लगा आपका नज़रा जमा हुआ है, दवाई करोगे ठीक हो जाएगी। फिर मैंने इनकी दवाई पे भी पूर्ण रूप से विश्वास करके खाता रहा। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्होंने दोबारा नाड़ी परीक्षण लिया मेरे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है स्मिता मिश्रा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा। जी बताइए। गुरुजी। जी हाँ बोलिए। हाँ हाँ, हमारा राम राम। बेटी का बेटा है 2.5 साल का। हाँ, तो उसको सितंबर से एक पेशाब में कांच की नजर आई थी। डॉक्टर से एक्सरे वगैरह करवाया तो उन्होंने हाइड्रोसिस कॉड बताया है। देखो बेटा, डॉक्टर कोई भी नाम रखते हैं किसी भी बीमारी का, इनका प्रैक्टिकल नहीं होता है, इनकी थ्योरी होती है कि ये बीमारी हो तो आप रोगी को या रोगी के साथी को भी बता दें, वहम पैदा करा दें। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो आपने मुंह से बोलना कि इसको कोई तकलीफ़ है, ना कोई कागज पत्तर लाना है, ना किसी मशीन से टेस्ट करवाना है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके, समझदार है तो उसको बड़ी इलायची मुंह में दे दें चूसने के लिए, समझदार नहीं है तो उसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करके मैं बोलूँगा कि इसको ये बीमारी इतनी पुरानी है, और जिस दिन आएंगे जो दवाइयाँ दी जाएंगी, दवाइयाँ खिलाते हैं, परहेज करते हैं, तो उसी दिन 2 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। तो आज मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज मेरे पास है।
यहाँ पे गारंटी से कोई डॉक्टर नहीं आपको कहेगा कि मैं इसका इलाज कर दूंगा, ये बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि नाड़ी परीक्षण में यदि किसी का आखिरी टाइम आ चुका तो मैं उसको दवाई नहीं देता, मैं बताता हूँ भैया 2-4 दिन जो सेवा करनी कर लो, अब ये जाने वाला है। और जिसके अंदर रोग है उसको बताते हैं परहेज करेंगे तो इतने दिन का इलाज है, परहेज नहीं करेंगे तो सारी उम्र दवाइयाँ खाओ, कुछ नहीं मिलना। देसी दवाइयों में परहेज सबसे बड़ा है। ठंडा पानी नहीं पीना, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, रात ठीक 9 से 10 के अंदर सोना, सुबह 4 बजे उठ के योग करना ज़रूरी है, तो ज़िंदगी में कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा मूल मंत्र भी है कि सोने का समय आपका निर्धारित हो, सुबह जल्दी उठने का समय निर्धारित हो, नींद आप भरपूर लें, भोजन आप उतना ही लें जितनी आवश्यकता हो, अत्यधिक भोजन ना लें, ज़्यादा स्वाद के चक्कर में ना हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे अभी कार्यक्रम में, इनके लिए सीधा सा ये स्पष्ट है कि डॉक्टर्स ने चाहे कुछ भी बताया हो, कोई भी बीमारी का नाम बताया हो, लेकिन जिस तरीके की जो समस्या आपने लक्षणों के तौर पर बताई है, ऐसी समस्या आप इसका इलाज चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं ताकि औषधियों के माध्यम से इस बच्चे को ठीक किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फिलहाल दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो संदेश हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक संदेश हमें भेजा है अम्बाला से और इनका नाम है किरण जी। किरण जी ने अम्बाला से अपना मैसेज भेजा है। कान में इन्फेक्शन हुआ है, यानी पहले तो दर्द था लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं ये पूरा एक तरह से इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन के तौर पर 2 महीने दवाई लगाने के बाद डॉक्टर्स ने कहा है कि अब इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा क्योंकि ये इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, मेडिकल साइंस में चाहे ऑपरेशन कराएं चाहे जो मर्जी कराएं, जब मैं बार बार एक बार कहता हूं कि मेडिकल साइंस के अंदर सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग की दवाई नहीं है। ये जिस अंग में कोई तकलीफ होती है उस अंग को सुन करने की कोशिश करते हैं। कोई अंग सुन हो जाता है, कोई अंग सुन नहीं होता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो यहाँ पे आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र दिखाना, ना कोई रिपोर्ट दिखानी। यहाँ पे नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियत से खिलाएँगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन कम से कम आपको 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपका कान बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, चाहे कितने बड़े से बड़ा इन्फेक्शन क्यों नहीं है। बिल्कुल, तो ये आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन इन्फेक्शन, जैसे कि गुरुजी ने बताया, कोई भी इन्फेक्शन है बिल्कुल उसका उपचार संभव है, बस ज़रूरत है सही समय पर आपको स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आने की। लेकिन आपको ऑपरेशन से निजात मिल जाएगी, इसके लिए गुरुजी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको कहा है। ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, केवल औषधियों के माध्यम से आपके इस रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें और पूरी बात जब आपकी हो जाएगी तो आप उन नियमों का पालन करके आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, उनसे भी बात करते हैं। हेलो गुरुजी प्रणाम। हाँ बोलिए बेटा। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं आप? गुरुजी मैं ललिता गुजर बोल रही हूँ, मंदसौर से हूँ। जी, अब अपना सवाल पूछें गुरुजी से। गुरुजी डॉक्टर के पास गए थे तो ऑपरेशन के लिए बोला, एवियन अपना जो कुल्हे की जो जोड़ है ना, हिप प्रॉब्लम। जी बेटा, तो मैं दोनों किसी भी अंग का ऑपरेशन नहीं मानता, न ऑपरेशन करते। जड़ी बूटियों से, बिना ऑपरेशन से कोई भी रोग है उसको मैं समाप्त करता हूँ। परंतु जब तक रोगी का नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाए तब तक मैं उसको कोई सलाह नहीं देता। रोग कोई भी कितना भी पुराने से पुराना है, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो भी बीमारी मिलती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
जो जो शरीर के अंदर नुक्स मिलते हैं सब दवाइयाँ दी जाती हैं। ये दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40 भी मिल जाता है। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है व्हाट्सएप पर, किशोर मेहता जी हैं और किशोर मेहता जी ने अपना सवाल भेजा है, जब भी ये भोजन कर लेते हैं, और ऐसा इनके साथ 2 वर्षों से हो रहा है, जब भी भोजन कर लेते हैं तो पेट के निचले हिस्से से अजीब तरीके की आवाज़ आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गुड़गुड़ा रहा है, इस टाइप की आवाज़ आती है। हालांकि पहले तो दर्द नहीं होता था, लेकिन अब कुछ समय से इनको हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द भी बनने लगा है। देखिए, खाना खाने के बाद जब लीवर पूरा पचाता नहीं है और पेट में जब सड़ता है तो उसमें गैस जो है जब गुदा के रास्ते निकलने को आती है तो उसमें गड़गड़ाहट होती है। और ये गुदा के रास्ते से पूरी पास होगी ढंग से तो कोई नुकसान नहीं होता। यदि वो बीच में रुक जाती है तो नसों के अंदर इन्फेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भरें गुब्बारा फट जाता है, ऐसे आंतों के अंदर जब गैस ज़्यादा रुक जाती है तो आंत फूल करके भयंकर इसके अंदर नुकसान होने शुरू होते हैं और लैट्रिन के सूडे बढ़ने शुरू होते हैं। जैसे ऊँट मेंगने करता है ऐसी मेंगने बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और इसी का ये कारण होता है कि फिर जब वो सरकती है तो धीमा धीमा दर्द होता है पहले, फिर बाद में वो भयंकर दर्द होता है। जब ये रोग ज़्यादा बिगड़ जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि बाईं साइड से पखाने वाली आंत को काट के थैली लगा देते हैं और इसमें गुदा के अंदर सूजन पैदा हो जाती है, लैट्रिन आती नहीं है। ऐसे तमाम नुस्खे और उपचारों को आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप यदि अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।